हेलो, वेलकम टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड। फूड प्रोडक्शन को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे उसका फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या रणनीति है, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आज तक जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं उसके आपने MCQ लगा लिए होंगे, आप लोग को सब बातें समझ में आई होंगी। तो नया सफर चालू करते हैं नए चैप्टर का, चैप्टर 9। अब सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेटजीज, हमें ये रणनीति बनानी क्यों पड़ रही है? व्हाट इज द नीड? हमें ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि हम अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं? फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? टू सपोर्ट पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब हम लोग करीब 35 करोड़ थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में आप जानते हैं 120-130 करोड़ नियर अबाउट है। एग्जैक्ट फिगर है नहीं, सेंसस होने वाला है, आ रहा है समय। सेंसस जो होता है जनगणना, वो हर 10 साल पे होती है। तो 2001 में हुई, 2011 में हुई, अब 2021 में फिर से जनगणना होगी। और इस बार जो फिगर आएंगे ड्रास्टिक होंगे, ड्रास्टिक फिगर की आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर के फिगर होंगे। इस बार जो फिगर आएंगे, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है। अब पॉपुलेशन बढ़ने से डेंसिटी का मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने बंदे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बढ़ गए। तो पॉपुलेशन बढ़ने से अब हम लोगों ने ये भी देखा इकोलॉजी में कैरिंग कैपेसिटी की, कोई भी इकोसिस्टम है उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो नेचुरल संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से आपके लिए फूडिंग लॉजिंग जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड ऑफर कर रही है प्रकृति। उससे बाहर जैसे ही जाएंगे तो सस्टेन नहीं करेगा इकोसिस्टम और भरबड़ा के गिर जाएगा। भरबड़ा के गिर जाने का मतलब है कि स्पीशीज का नंबर एक जगह पे आके फिक्स हो जाता, उसके आगे नहीं बढ़ पाता ड्यू टू कंपटीशन। भाई कंपटीशन होने लगेगा, उसी को अवॉइड करना है। हम जानते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है बेहिसाब बढ़ रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि जो इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर के लायक लैंड वो लिमिटेड है। हमारे पास लैंड लिमिटेड है। सीधी सी बात, आप मानिए आप किसी घर में रह रहे हैं 200 गज के या 400 गज के या 800 गज का प्लॉट जिसमें आपने घर बना रखा। अब आपके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, जितने भी हों वो उसी घर में रहेंगे। तो अगर आपके घर में 4 कमरों का घर है, 8 कमरों का घर है या 16 कमरों का घर है, तो बेसिकली वो उतना ही है। या तो आप नया घर लीजिए, तो या तो हम नई कंट्री कैप्चर करें, नई कंट्री कोई कैप्चर करें, या इसी कंट्री में रहने का आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी रहे तो रहे हो आप, नंबर बढ़ रहा, उसको सपोर्ट भी तो करना, उसको बेसिक नेसेसिटीज़ भी तो है, रोटी कपड़ा मकान उसको चाहिए ही चाहिए। तो रोटी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, तो हम ऐसी फसलों को उगाएं जिसमें यील्ड ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो। ज़रूरत ये महसूस हुई विद द एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, टू सस्टेन द ह्यूमन पॉपुलेशन, टू सपोर्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर इज़ द नीड फॉर द रेजमेंट ऑफ किसका, कि हमें बढ़ा देना फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ये जरूरत महसूस हुई टू सपोर्ट द पॉपुलेशन। तो पहला तो ये आपको समझ में आया कि जरूरत क्या, हम क्यों इतनी बुद्धि लगा रहे हैं कि भाई हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्रेन सीरियल्स की डिमांड, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो आपको सप्लाई मेंटेन करनी, सप्लाई आपको ज़्यादा करनी, सप्लाई ज़्यादा करनी है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन इंक्रीज करने का तरीका, या तो आप एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा दें, आप अभी 10 एकड़ का खेत है 20 एकड़ का कर दें, 20 एकड़ में खेती बाड़ी करने लगे, या 10 एकड़ के खेत में ही पैदावार बढ़ा दें। ये है कहानी। तो पहली बात तो टू सपोर्ट द पॉपुलेशन। उसके बाद नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, नए टेक्निक्स, नई किस्मों, वैरायटी की सहायता से हम ये चीज़ अचीव कर रहे हैं। तो आपकी जो NCERT का पहला पैराग्राफ है उसमें दे रखा है, न्यू टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर एंड टिश्यू कल्चर। इन टेक्निक्स की सहायता से हम लोग फूड ग्रेन्स का, या कहिए आप फूड के प्रोडक्शन का जो लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं। तो एम्ब्रायो ट्रांसफर एंड टिश्यू कल्चर आर द टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूजिंग इन यूज फॉर द
इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट फूड प्रोडक्शन के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है, एम्ब्रायो ट्रांसफर और टिश्यू कल्चर का। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं, अगला अपनी बुक की हेडिंग है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या, हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है भाई इसका। एनिमल हस्बेंड्री हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री को जब आप देखेंगे इसका मतलब निकलेगा कि कृषि, कृषि। तो हस्बेंड्री, एनिमल की कृषि क्या, एनिमल को हम लोग पैदा कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, एनिमल की कृषि कर रहे हैं। अरे कृषि का मतलब होता है जब आप कृषि कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप किसी चीज को उगा रहे हैं और उसको रेज, मतलब एक तो उसको पैदा किया और उसका आपने कहिए ब्रिंगिंग करी, रेजमेंट किया, उसको बढ़ाया और अल्टीमेटली उसको कंज्यूम किया। इस लिहाज से इसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जा रहा है कि एनिमल्स को हम लोग मेटिंग कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, ब्रीडिंग कराने के बाद उनकी देखरेख करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे और अल्टीमेटली हम उनसे प्रोडक्ट अपने पसंद के लेंगे, प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। मिल्क वगैरह ले सकते हैं या आप उनसे एग्स ले सकते हैं या उनको मीट के पर्पज से हम ग्रो करा रहे हैं। तो एनिमल्स को ग्रो कराना और उनकी देखरेख करना, आसान शब्दों में बोले तो एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब होता है कृषि। तो एनिमल हस्बेंड्री इट इज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए लिखा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, कृषि में क्या है, आप फसलों को उगाते हैं। फसलों को किस लिए उगा रहे हैं, क्योंकि फसलों के उत्पाद हमें चाहिए, हम उनको यूज कर रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट है, फसल से हमको सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो मिल रही हैं ये आपको फसलों से ही तो मिल रही हैं। तो फसल आप उगाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करते हैं। यही चीज यहाँ पे इट इज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या, पशुधन, लाइव स्टॉक पशुधन, जो हम लोग के रिसोर्सेज है, जैसे नेचर जो हमें दे रहा है, मिनरल रिसोर्सेज दे रहा है, वाटर रिसोर्सेज दे रहा है, इसी तरह से कोल रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज हमारे संसाधन है, उन्हीं संसाधनों में एक संसाधन हमारा एनिमल है, पशुधन। तो लाइव स्टॉक, उसको रेज करना, उसको पैदा करना, उसको बढ़ाना, पालन पोषण करना और ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग है मेटिंग। मेटिंग देखिए जो नेचर में हो रही है, नेचर में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डॉग किसी भी बिच के साथ, वो लोग भी सिलेक्ट करते हैं कहिए आप, और जब आप उसको इंटेंशनली करते हैं, हम लोग कराते हैं, तो वो हो जाएगा ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब है सिलेक्टिव मेटिंग। मेटिंग का मतलब है कि दो एनिमल्स का आपने मेट कराया, उनकी मेटिंग कराई और उनका बच्चा प्रोजिनी फॉर्म हुई, प्रोजिनी पैदा हुई। अब आप जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, सिलेक्टिव मेटिंग कराते हैं, सॉरी सिलेक्टिव मेटिंग कराते हैं, आपके घर में आपने बना रखा है, मानिए डर्बी में आप घोड़े आपके दौड़ते हैं और आपने एक अस्तबल बना रखा है, स्टेलियन बना रखा है, उसमें अब आपने चुना कि ये हमारा सुपीरियर हॉर्स है और ये सुपीरियर मेयर है, उसका आपने करा दिया क्रॉस, तो ये हो जाएगी मेटिंग। मेटिंग मतलब सिलेक्टिव मेटिंग, ब्रीडिंग हो गई। या आपने घर में डॉग पाल रखे हैं, जर्मन शेफर्ड्स हैं, जर्मन शेफर्ड ने आपने देखा कि उसमें एक डॉग जिसका फर कोट एकदम बिल्कुल बढ़िया, विजिलेंस में भी वो एकदम लल्लन टॉप, तो बिल्कुल जो हर समय अलर्ट है और फ्यूरियस है, वो डॉग आपके लिए हो जाएगा सुपीरियर डॉग। और इसी तरह से बिच आपने उनका क्रॉस करा दिया, सिलेक्टिव मेटिंग करा दी, वो कहलाएगा ब्रीडिंग, वो होती है ब्रीडिंग। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब सिलेक्टिव मेटिंग। सिलेक्टिव मेटिंग में हम सुपीरियर पेरेंट्स चुनते हैं जो हमको सुपीरियर लग रहे हैं, सुपीरियर अकॉर्डिंग टू द, आप कहिए कि भाई जो स्पीसीज या ब्रीड है उस हिसाब से। जैसे मैंने अभी डॉग का एग्जांपल दिया, तो डॉग में आप देखेंगे कि वो डॉग जो विजिलेंट हो, जो अलार्मिंग हो, जो अटैकिंग हो, उस डॉग को, अब आप घर में अगर डॉग पाल रहे हैं तो आप ऐसा डॉग थोड़ी ना पालेंगे कि कोई आ गया आपके यहाँ रॉबरी हो गई, वो पड़ा के किनारे में सो रहा है। आप ऐसा डॉग पालेंगे कि आपके घर में जरा सा भी कुछ खटका हुआ, वो कान खड़े करके खड़ा हो गया और भौंकने लगा, अलर्ट हो, तो वो डॉग आपका सुपीरियर, उसको आपने चुना और सुपीरियर बिच से आपने क्रॉस करा दिया। या आपने अगर मानिए काऊ है, तो काऊ में आप सुपीरियर काऊ किसको बोलेंगे, जिसकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी हो, मिल्क में प्रोटीन्स फैट्स वगैरह भरपूर हो, अच्छी खासी, वो एक बार में लैक्टेशन से दूध देती हो, बीमार ना हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, उसको आप सुपीरियर काऊ बोलेंगे। और सुपीरियर बुल जो रॉबस्ट हो, रॉबस्ट मतलब भल्लाल देव वाला, जैसे जो हमारा था आपके
बाहुबली में भल्लाल देव जिस सांड से लड़ा था वैसा सांड हो, अमरगिल्ला का सांड ना हो। तो आपने सुपीरियर बुल और सुपीरियर काव को चूज किया और उनकी करा दी मेटिंग कि आप चाहते हो जो प्रोजीनी बने वो सुपीरियर हो मतलब उसमें क्वालिटीज हो, वो होती है ब्रीडिंग। जब आप सुपीरियर को चुन के मेट कराएं तो सिलेक्टिव मेटिंग इज द ब्रीडिंग। इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो खाली ब्रीडिंग ही नहीं करानी, मेटिंग ही नहीं करानी, उसके बाद हमने उसकी देख रेख करनी, उसका पालन पोषण करना, उसको अपब्रिंगिंग करनी है। लाइव स्टॉक पशुधन। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एनिमल ब्रीडिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या सॉरी एक्सक्यूज मी, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें हमने देखभाल करनी है और उनकी ब्रीडिंग करानी है पशुधन की। लाइव स्टॉक, लाइफ नहीं, वहां लाइक होना चाहिए, लाइक बफलोस। तो पहले बुफेलो कोई बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोलिए, याद कर लीजिए बफलो, भैंसे, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, शिप एटसेट्रा। तो बेसिकली ये जो पशुधन है, जब आप इनकी देखभाल करें, इनकी सिलेक्टिव मेटिंग कराएं, ब्रीडिंग कराएं और उनकी आप पालन पोषण करें, उनकी अपब्रिंगिंग करें। अब आप कोई चैरिटी तो खोल के बैठे नहीं हो या आप धर्मशाला खोल के बैठे हो, आप खोल के बैठे हो कि आपको अपनी पसंद के प्रोडक्ट लेने हैं। तो अपनी पसंद के प्रोडक्ट क्या है भाई? या तो मिल्क यील्डिंग हो, या एग यील्डिंग हो, एग दे रही हो, या मीट, और या जैसे हॉर्सेज है, ना तो हॉर्स का आप मीट खाएंगे, ना हॉर्स से आप अंडा लेंगे, और ना हॉर्स से आप मिल्क लेंगे। तो हॉर्स को हम लोग क्यों कर रहे हैं? अरे भैया हॉर्स आप देखो ना, ये जो डिफेंस सर्विसेज है उसमें होती है एक विंग होती है जो आपकी कहलाती है मतलब ये अपनी घुड़सवार पुलिस। तो आप देखिए ना कि ये घोड़ों का यूज़ जो हो रहा है डर्बी वगैरह में हो रहा है। घोड़ों को आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, घोड़ों को आप कैरी करने में, अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन आपको हिल्स वगैरह में करना, आप वैष्णो देवी जाते हो या किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, पटनी टॉप गए, तो वहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग हॉर्स मिल जाएंगे। तो हॉर्सेस का इस तरह से यूज़ हो रहा है, उसका भी यूज़ है। शिप का यूज़ आप जानते ही हैं कि शिप से हम लोग वूल ले रहे हैं, बुफेलो, बफलो, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, शिप एटसेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। अब आप ये कहिए कि एनिमल हस्बेंड्री में मैंने घर में पैरेट पाला हुआ है, आप उसको एनिमल हस्बेंड्री में आप उसको कंसीडर करो, तो भैया पैरेट वैरेट नहीं एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री में पैरेट नहीं आएगा। आप अगर घर में आपने पैरेट के अलावा मानिए क्रो पाला हुआ, या आपने और कोई इसी तरह का बर्ड सोचो कि जिसको आपने पाला हुआ है, वो पेट हो गए, वो एनिमल हस्बेंड्री ना होगी, एनिमल हस्बेंड्री नहीं होगी। तो एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली वो एनिमल्स आ रहे हैं जो डोमेस्टिकेशन जिनका हो चुका है, जो घरेलू है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आ रहे हैं और जिनसे हम लोग कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वो एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। बफलोस, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, शिप्स एटसेट्रा दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन, जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है। एक्सटेंडेड इंक्लूड, अब एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग ट्रेडिशनल वे में ना कंसीडर करके अब हम लोग उसको एक्सटेंडेड, थोड़ा सा वृहद अपना सोच किया है, और एक्सटेंडेड में हम लोगों ने फिशरीज अलॉन्ग विथ फिशरीज के साथ हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म को भी इंक्लूड कर लिया है। तो एक्सटेंडेड वी इंक्लूड पोल्ट्री फार्म्स में हम लोग डोमेस्टिकेटेड फाउल्स को, बर्ड्स को, जिसमें कि हम लोग के गीज आएंगे, गीज के अलावा टर्कीज आएंगी, चिकन आएंगे। तो ये आपने याद में रखना पोल्ट्री फार्म जब पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग देख रहे हैं एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। तो ये नीचे वाली लाइन आपके शायद मिस हो गई, कट गई मुझे से उसमें दिख रहा, नीचे एक ही लाइन लिखी है, एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ये अगर आपको कट हो गया है उसमें फ्रेम में तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। मैं जब भी आपको, आप देखिए शुरू के 3-4 लेक्चर में जरूर मैंने आपको बाहर से दिया था, उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी बदली है और फोकस पूरा का पूरा एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने का, एनसीईआरटी बेस्ड लेके चलने का है। 13 तारीख के बाद से, 13 सितंबर के बाद से तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू कर दिया, क्योंकि इस बार अगर उन्होंने वॉयलेशन नहीं किया एनसीईआरटी का, बाहर से नहीं दिया, क्योंकि ये पहला ऐसा टेस्ट था नीट का जिसमें एम्स वगैरह साथ में मर्ज हो गए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि 5-10 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो अब हम लोग को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको
पढ़ाया जाएगा जो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो आप सुप्रीम 60 के ये उसके लिए जाइए आप, फिर उस पर अपने चाहिए रैंक बूस्टर वाले पे, रैंक बूस्टर लेक्चर्स डलेंगे उस पर देखिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ये हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बातचीत। चलिए आगे चले, यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ क्लियर होगा। 2-3 इस स्लाइड में बातें हैं जो आपने याद में रखनी है। एक तो एम्ब्रायो ट्रांसफर टिश्यू कल्चर, इसको याद में रखना है, न्यू टेक्निक्स जो आ गई। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री है क्या, इस वाले को आपने समझना है। इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग एंड रेजिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ब्रीडिंग क्या है, सिलेक्टिव मेटिंग। सिलेक्टिव मेटिंग आपने करा दी, आपने चुना अपने कुत्तों के बीच में से एक कुत्ता और बिच के बीच में से एक बिच, उसकी हिंदी बोलेंगे गड़बड़ लगेगा, दोनों को क्रॉस करा दिया और आपने कोशिश करी कि ब्रीड की नस्ल जो है वो इम्प्रूव में हो जाए। तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इतना आपके लिए काफ़ी है ये जानने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एक देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग की जानकारी में होनी चाहिए जब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि नियर अबाउट लाइव स्टॉक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड का, नियर अबाउट 70% लाइव स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड का पशुधन जो है वो इंडिया और चाइना में। तो आप लोग सुनते होंगे अपने बड़ों से कि इंडिया में पहले दूध की नदियाँ बहती थी भाई, हम लोग सोने की चिड़िया थे, लूट के ले गए वो लोग, और उसके बाद जो हुआ 70 सालों में वो भी किसी से छुपा नहीं है। खैर क्या बोला जाए, ना बोलो। हाँ, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना, 70% से ज़्यादा लाइव स्टॉक जो है पशुधन वो इंडिया और चाइना में। लेकिन अब इसमें आगे देखिए 70% आपको पता लग रहा बफलोस काउस वगैरह अगर देखा जाए, वैसे तो ये लाइव स्टॉक टोटलिटी में है लेकिन उसमें बफलो काउस भी तो है। अब लेकिन जो दूसरी बात है, जो दूसरा एंगल है वो आपको परेशान करेगा। पहला एंगल तो आपको कॉलर्स अप कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इंडिया और चाइना में 70% लाइव स्टॉक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी देखिए कितना है। प्रोडक्टिविटी, हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूसेस नियर अबाउट ओनली 25%, प्रोडक्टिविटी केवल 25% है। तो 70% लाइव स्टॉक और उत्पादकता कितनी 25%, मतलब समझे कि नहीं समझे ये भैया कि इंडिया और चाइना में 70% लाइव स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड का है, लेकिन उनकी उत्पादकता देखें, उत्पादन कितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 25%। अब सीन समझो आप, इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। ओके, ये बात आपने, ये अपने एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखनी। हाँ जी, तो हम लोगों ने देखा कि चाइना और इंडिया में 70% लाइव स्टॉक है, 70% पशुधन है, लेकिन उत्पादकता जो है केवल 25% है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इनका मैनेजमेंट करना है। हम लोगों ने देखना है कि हम लोग के पशुधन जो है लाइव स्टॉक है उसकी उत्पादकता क्यों कम है, और उसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं करें, ब्रीड इंप्रूव करें और उत्पादकता बढ़ाएं। ठीक है, यही करना है। तो इसमें फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। फार्म क्या है, देखिए फार्म टर्म यूज होता है, आप सुनते होंगे। सुशांत सिंह ने एक फार्म ले रखा था, वहाँ जाता था छुट्टियाँ मनाने। सलमान खान ने एक फार्म ले रखा है और अभी उसने लॉकडाउन में उसमें वहाँ पे शूट किया जैकलिन के साथ और वीडियो डाली कि एक गाना वहाँ शूट किया। तो फार्म बेसिकली फार्म क्या होता है, तो फार्म का कॉन्सेप्ट आप समझिए, कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड, एक तो एग्रीकल्चर लैंड है तो बट नेचुरल है आपको सिटी में नहीं होगी वो, क्योंकि सिटी में लैंड इतनी महंगी है और सिटी में जो सिटीज़ बनी हुई है उसमें आपकी रेजिडेंशियल लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड अगर थी भी तो उसका लैंड यूज़ बदलवा के, जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे कानपुर में केडी है, तो आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका लैंड यूज़ बदलवाया और उसको रेजिडेंशियल लैंड में बदल दिया। तो फार्म वगैरह बेसिकली आपको अब कंट्री मिलेंगे। अब कंट्री मिलेंगे मतलब सिटी से थोड़ा सा आउटर सर्किट में बाहर की तरफ मिलेंगे। फार्म का मतलब है एक उन्होंने लैंड एक्वायर करी जो अच्छी खासी बड़ी लैंड होगी, तो कोई एग्रीकल्चर योग्य लैंड उसको उन्होंने एक्वायर किया, जो बंदा उसका बनने जा रहा, जो पोजीशन ले रहा है, और वहाँ पे वो डेवलप करेगा फार्म। तो
एग्रीकल्चर योग्य लैंड और अच्छा खासा एक बड़ा टुकड़ा। फार्म हाउस आप सुनते होंगे। फार्म, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स। अब फार्म्स की अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो खेत आएगी उसकी हिंदी, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। तो फार्म्स तो आपको समझ में आ गया कि लैंड का वो टुकड़ा जो आपने एक्वायर किया है। बेसिकली सिटी में तो इतना महंगा होगा, पता लगेगा 1 लाख गज 2 लाख रुपए गज का टुकड़ा, तो आप कहाँ पे कोई बंदा उसका फार्म हाउस बनाएगा। फार्म हाउस थोड़ा सा आउटर में बनेगा और फार्म हाउस में एक बड़ी सी लैंड एक्वायर करी और वहाँ पे बेसिकली वो फार्मिंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी के योग्य और खेती बाड़ी कर रहे हैं। और खेती बाड़ी में वहाँ पे वो कुछ पेट्स वगैरह, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह, फार्म एनिमल्स जो आ रहे हैं उनका वो ब्रीडिंग एंड रेयरिंग करेंगे, उसकी ब्रीडिंग एंड अपब्रिंगिंग करेंगे, उनकी टेकन केयर करेंगे। तो फार्म एंड फार्म एनिमल्स, इसमें सबसे पहले आ रहा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म क्या है? दूध के चट्टे, दुग्ध डेयरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध डेयरी। डेयरी फार्म, दुग्ध डेयरी। तो दुग्ध डेयरी में आप किनको रखेंगे? डेयरी फार्म में आप किनको रखेंगे? बट ऑब्वियस है, दूध देने वाले कौन से हो गए हमारे? काउज हो गए, बफलोज हो गए। मेनली हम लोग इंडिया में काउज और बफलोज यूज करते हैं दूध के लिए। तो मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। अब उसमें एक सब हेडिंग, ये आपका मेन टॉपिक अपनी बुक का, उसके बाद उसकी सब हेडिंग डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अगली हेडिंग में हम लोग पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखेंगे। डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखते हैं। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट। मैनेजमेंट क्या भाई? व्यवस्था देखना, देखभाल करना, मैनेज करना चीजों को अपने हिसाब से। अपने हिसाब से क्या भाई? वैसे तो प्रकृति में अगर है तो कोई भी सांड, किसी भी काव पे दिल आ गया, हो गया काम। अब आप क्या करोगे? आप अगर डेयरी फार्म खोले बैठे हो तो आप ये थोड़ी ना होने दोगे। आप भल्लाल देव वाले सांड को ऐसी काव से मेट करवाएंगे, सिलेक्टिव मेटिंग ब्रीडिंग, जो भी आपको बताया, ऐसी काव से मीट करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे कि आप चाहेंगे कि जो बच्चे हो, जो उसमें काफ हो रहा है, अगर वो तो गाव है तो अच्छी दूध देने वाली हो, और अगर बछड़ा है, अगर हम मतलब, तो फिर वो रोबस्ट हो, भरपूर उसमें ताकत हो कि टक्कर मार के दीवार गिरा दे। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट। तो मिल्क और उसके प्रोडक्ट के लिए, मिल्क के प्रोडक्ट में क्या होता है? ज़्यादातर आप देखेंगे कर्ड, चीज़, खोया, ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग मिल्क के प्रोडक्ट के, योगर्ट ले रहे हैं। तो कर्ड, योगर्ट, चीज़, खोया, ये सब चीज़ें मिल्क के प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानव जाति के यूज़ के लिए। कैन यू लिस्ट एनिमल्स? को आप, ये अपनी बुक की है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कुछ ऐसे एनिमल्स बता सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डेयरी फार्म में देखने को मिलेंगे, या डेयरी फार्म में आप जिनको पालना चाहेंगे। तो भैया काव, बफलो से सबसे पहले आप बोलेंगे। उसके अलावा कई जगह पे आप देखते हैं कि गोट का भी यूज़ किया जाता है मिल्क के लिए, लेकिन बेसिकली हम लोग काव, बफलोस पे फोकस करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट की बात हो गई, जी, कर्ड, चीज़, खोया, योगर्ट वगैरह जो आपको मिल रहा है, छाछ भी मिल रहा है जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, बटर वगैरह मिल रहा है। तो ये सारे के सारे आपको, और बटर से आप घी भी बना सकते हैं। तो दूध दही की नदियाँ बहती थी, आपने सुना होगा हम लोग के इंडिया में। इन डेयरिंग फार्म मैनेजमेंट में हमें क्या करना है? वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। तो हमें ऐसे प्रोसेसेस, प्रक्रिया, वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, ऐसे प्रोसेसेस बनाने हैं, ऐसे सिस्टम फॉलो करने हैं दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी। तो मेन फोकस किस पे? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम ऐसी प्रक्रियाएं करना चाहते हैं, ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं कि बेसिकली यील्ड बढ़ जाए। यील्ड बढ़ने का अलार्म कहाँ से बजा? अलार्म बजा जी भाई 70% हमारे पास पशुधन है लेकिन उत्पादकता 25% है। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे आरसीबी आप देखते हो कितने अच्छे उसने, माल्या साहब ने अपने प्लेयर खरीद रखे, लेकिन आज तक कहीं कभी भी वो आईपीएल जीत नहीं पाए। तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं क्रिकेट बाई चांस, हम लोग सुनते हैं क्रिकेट बाई चांस, क्रिकेट लक का है, लेकिन फिर भी अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को हायर करके आपका नहीं आ रहा रिजल्ट, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। आपने एडमिशन ले लिया एलन आकाश में, आपने एडमिशन ले लिया कोटा में, और आपका अगर नहीं हो रहा तो आदमी यही बोलेगा ना कहीं कुछ गड़बड़ है। होता क्या है? एक ट्रेडमार्क बन जाता है।
एक बन जाता। वो लोग ये नहीं बता रहे कि वो लोग 10 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं और उसमें केवल 1000 हो रहा है, रेशियो नहीं बता रहे। अगर वो रेशियो देखा जाए तो सबसे टॉप पे हमारी सुप्रीम 60 होगी, कितने बच्चों में स्ट्राइक रेट अगर देखें आप। लेकिन वो लोग जो प्रेजेंटेशन देते हैं दूसरी तरह से देते हैं। चलिए आइए, तो प्रोसेसेस और सिस्टम्स जो हैं, अगर वो दैट कैन इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी, इस तरह के हम लोग प्रोसेस डेवलप कर लें, इस तरह के हम लोग को सिस्टम तंत्र बनाना है कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से एमसीक्यू बन सकता है आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको प्राइम फोकस किस पे होगा, पैरामाउंट आपका फोकस इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की चीज़ ये है कि जो आप डेयरी फार्म खोलने जा रहे हैं, दुग्ध डेयरी खोलने जा रहे हैं, वहाँ पे आप किस नस्ल की भैंसें लेके आए हैं, किस नस्ल की काऊ लेके आए हैं। नस्ल वो डिपेंड करता है, ब्रीड पे डिपेंड करता है। मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड, किस नस्ल की आपने पशुधन ले आए हैं, लाइव स्टॉक जो लाए हैं आप, कौन सी ब्रीड है। अब आप पामेरियन कुत्ता ले आइए, जो करता है पामेरियन कुत्ता ले आइए और आप सोचें कि आप यहाँ 3 डकैत घुस आए और वो उनको भगा दे, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको ग्रेट डन या पिटबुल या बुलडॉग पालना पड़ेगा कि वो जो एक वाह कर दिया तो भाग जाए वो लोग। ब्रीड पर डिपेंड करता है कि क्या होने जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म आप खोलने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रीड करना है, बहुत सोच के अच्छे से ब्रीड आपको सुननी है, जिस ब्रीड की आपको पता हो कि मिल्क यील्ड ज़्यादा है और मिल्क की क्वालिटी अच्छी है। ये वही बात हो गई, मानिए आईपीएल की टीम ऑक्शन हो रही है तो आप ट्रैक देखोगे ना कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट इतना है, विराट कोहली का एवरेज इतना है, रोहित शर्मा का इतना है, हार्दिक पांड्या का इतना है। उनके स्ट्राइक रेट देख के आप उसका ऑप्शन ऑफर करेंगे कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इनका ट्रैक, हाँ ये परफॉर्म करेंगे अगर टीम में आएंगे। तो उसी हिसाब से ब्रीड, आपको ब्रीड के बारे में पता है कि भाई ये इतना मिल्क दे रही है, एक बार के लैक्टेशन में ये 20 लीटर मिल्क देती है और 3 बार अगर दिन में हमने इसको दुआ या 2 बार भी हमने उसका मिल्क निकाला तो पता लगा जी 40 से 60 लीटर आपका मिल्क पर डे उससे मिल रहा है। और जो ब्रीड ऐसी हो कि एक बार के लैक्टेशन में 7 से 8 लीटर दूध दे तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आप किसको चुनना पसंद करेंगे। मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, हाई यील्डिंग पोटेंशियल, अच्छी ब्रीड लीजिए, हाई यील्ड वाली हो, कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज। अब ये आपकी नीचे वाली लाइन शायद फिर कट गई होगी, कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज, चिंता नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है। लाइन का मतलब समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने ब्रीड जो चुननी है हाई यील्ड वाली हो, क्वालिटी ऑफ मिल्क देती हो और डिजीज रेजिस्टेंस हो। डिजीज रेजिस्टेंस हो तो आप घर में बहू लाए जिसके सर्वगुण संपन्न बहुत अच्छी, लेकिन उसको साथ में कोई कंजेनिटल डिजीज है, कंजेनिटल डिजीज है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो भैया आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट में खरीद के ला रहे हैं ब्रीड, साहिवाल काऊ खरीद के ला रहे हैं और साहिवाल काऊ में आप साथ में डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें डिजीज वो हरदम में बीमार बनी रहे तो किस काम की। तो फोकस किस पे है? मिल्क यील्ड पे है, क्वालिटी पे है और डिजीज रेजिस्टेंस हो, ये बात अच्छी रहेगी अगर आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट सेटअप करने जा रहे हैं। वैसे ही ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट इस समय बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। तो आप लोग की जानकारी के लिए, अगर भगवान न करे भविष्य में जरूरत पड़े किसी को, तो आप लोग कंसीडर, ये ना कहना कि सर पढ़ा तो नीट के लिए रहे, एक आइडिया दिया है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट भी इस समय बहुत प्रोडक्टिव मैनेजमेंट मतलब हमारा फील्ड है। तो सर आपने क्यों नहीं खोल ली डेयरी फार्म अगर इतनी अच्छी है तो? हाँ बताओ। अब भाई हर कोई काम के लिए नहीं बना। हाँ जी, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम लोग कर क्यों रहे हैं? मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए, मिल्क की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो उसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं जो हमें स्टेप्स वाइज। तो सबसे पहला स्टेप पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है सबसे पहला। तो अगर आप बढ़िया अपना घर बनाना चाहते हैं अंबानी की तरह, तो सबसे पहले तो प्राइम लोकेशन आप देखेंगे। आप अगर मानिए कोई आउटलेट खोलना चाहते हैं मैकडॉनल्ड्स या KFC का, तो सबसे पहले तो आप पालिका बाजार टाइप या आप कहिए कि कनॉट प्लेस टाइप जगह ढूंढेंगे। दिल्ली में है, लखनऊ में है तो हजरतगंज में जगह ढूंढेंगे, और अगर शिमला पे है तो माल रोड पे प्राइम लोकेशन हो।
उसी हिसाब से अगर डेयरी फार्म मैनेजमेंट, हम डेयरी फार्म खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या होगा? सुपीरियर ब्रीड। सबसे पहले यही तो भी पिछली स्लाइड में बात करी कि पूरी कहानी इस पर डिपेंड करती है कि आपने ब्रीड कौन सी पाली है। अगर आप चाहते हो मिल्क अच्छा देने वाला हो तो अच्छी ब्रीड। वही बात आप आईपीएल, अगर आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो आप किसको अपनी टीम में लेंगे? जिसका रिकॉर्ड बोलता है, काम बोलता है भाई, रिकॉर्ड बोलता है। तो रिकॉर्ड जिसका बोलता है आप उसके लिए ऑप्शन लगाएंगे, आप उसको लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे सुपीरियर ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड। सबसे पहले आपने जो लिया हाई यील्डिंग ब्रीड को लिया, जिसकी दूध की पैदावार अच्छी हो अलॉन्ग विद डिजीज रेजिस्टेंस। अब आपने ब्रीड तो अच्छी ले ली, लेकिन अगर वो बीमार बनी रहती है, बीमार घोड़ी दौड़ेगी क्या? आपको रेस कैसे जिताएगी? तो रेस कौन जिताएगा? जो फिट हो। तो मिल्क आपने ऐसी ब्रीड तो ले ली जिसकी कि मिल्क की ईल्ड अच्छी है। मिल्क की ईल्ड अच्छी होने के अलावा उसमें डिजीज रेजिस्टेंस गुण भी हो। ठीक है जी, अलॉन्ग विद डिजीज रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आप ले तो ली, कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। अगर आपने कोई चीज़ ले ली है, आप अच्छी एक घर में हायाबूसा बाइक ले आए और अगर आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करी तो बेकार, हायाबूसा भागेगी नहीं, पता लगेगा स्प्लेंडर उससे आगे भाग गई। अगर आपने हायाबूसा या सुजुकी की कोई बाइक ले आए हो आप 600 सीसी की, तो वो भी पीछे हो जाएगी 100 सीसी की स्प्लेंडर से, अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छी है। तो मेंटेनेंस अच्छी हो, वही चीज़ यहाँ पे कि आपको उसको वेल लुक, देख रेख अच्छी करनी है। आप ब्रीड तो अच्छी ले आए, अब उसकी देखभाल ही नहीं कर रहे, क्या फायदा? देन यू हैव टू, कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अब देखभाल अच्छी करने के लिए क्या है जी? आप उसके रहने का अच्छा सा कोई उसको स्पेस बनाना पड़ेगा आपको। आप घर के बैकयार्ड में, अगर घर पे डोमेस्टिक ला रहे हैं, अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो फार्म में आपको उसके लिए टिन शेड वगैरह अच्छे से आपको उसके रहने का। अब ये नहीं है कि धूप में, वो बेचारी धूप में खड़ी है, बारिश भी झेल रही है, तो अच्छे से टिन शेड हो, अच्छे से वेल वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन हो, मेंटेनेंस हो। तो वेल हाउस्ड वेल, शुड बी गिवन एडिक्वेट वाटर, उसके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो, पानी वगैरह का आप साफ सुथरा उसको पानी दें, अच्छी मात्रा में पानी दें, एंड मेंटेन डिजीज फ्री। और वातावरण जो वहाँ पे हो कि हर समय वहाँ पे कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है, कीचड़ मचा पड़ा, गंदगी, वहीं पे हाउस फ्लाइज, वहीं मॉस्कीटो, वहीं पे बैक्टीरिया, वहीं फंजाई। तो आपको उसके रहने की बेहतर देखभाल व्यवस्था करनी है। क्वालिटी ऑफ वाटर इन अ साइंटिफिक वे। उसके अलावा ये तो हो गया, आपने उसको जब वाटर दिया तो साथ में खाने को भी तो देंगे। तो क्वालिटी ऑफ वाटर, चारा। अब चारा भक्षी ना बन जाइएगा, चारा भक्षी इस समय एक अंदर है, बताइए आपको, नाम नहीं लेंगे, चारा घोटाला। चारा, तो चारा जो आप डालेंगे, पाउडर जो आप डालेंगे अच्छी क्वालिटी का, खली वगैरह जो आप उसको डाल रहे हैं, रफेज वगैरह देते हैं हम लोग, हे भूसा और चोकर वगैरह जो देते हैं हम लोग, हे कह लीजिए, रफेज कह लीजिए, ताकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहे। और हम लोग ऑयल की हम लोग खली वगैरह देते हैं, वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, तो मिल्क पैदावार बढ़ती है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर, अच्छी क्वालिटी का आप उसको चारा दीजिए इन साइंटिफिक वे। और ये जो दे रहे हैं आप उसको एक वैज्ञानिक पद्धति से, मतलब उसका आप प्रॉपर डाइट, जैसे आप लोग डाइटिंग करते हो तो आपका बैलेंस डाइट का बनता है, इसी तरह से जब आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो सरकार की तरफ से आपको कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि इसको दिन में इतना आपने खाना देना है, इस हिसाब से देना है, ये पाउडर उसको ये चारा देना है। ये है साइंटिफिक वे का मतलब। मेंटेन क्लीनलीनेस, जहाँ पे वो है जो उसका आपने रहने का स्थान बनाया है, वहाँ साफ सफाई हो, हाइजीनिक कंडीशन हो, स्वस्थ कंडीशंस हो। हाइजीनिक कंडीशन हम लोग को फॉलो करनी कैटल के लिए भी, और हैंडलर वो जो उसके लिए मिल्किंग कर रहा है, जो उसको दूर रहा मिल्किंग कर रहा, तो हैंडलर जो है जो उसकी देखभाल कर रहा। कैटल की भी आपने हाइजीनिक कंडीशन में देखभाल करनी, और जो उसके डील कर रहा है, जो उसकी मिल्किंग वगैरह कर रहा है, जो उसको पाउडर वगैरह दे रहा, दूध निकाल रहा, पानी दे रहा, चारा दे रहा, वो भी, उसको भी कोई डिजीज ना हो। तो बोथ ऑफ द कैटल एंड हैंडलर वाइल मिल्किंग, दूध निकालते समय स्टोरेज, दूध को आप स्टोर करेंगे और फिर उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बांटेंगे। मानिए आपने नमस्ते इंडिया से अमूल दूध वालों से बात कर ली, वहाँ तक दूध देने जा रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। नाउअडेज मशीन्स आर, इन दिनों ये सब ज़्यादातर प्रोसेस जो है मशीनाइज्ड हो गए, मशीन्स आ गई हैं। आप देखेंगे, इस पर देख लीजिए अपने डिस्कवरी चैनल पे, कई बार उससे रिलेटेड आपको दिखेगा कि वो पता लगता है जी वो
फार्म डेयरी फार्म में है, म्यूजिक बज रहा और उन्होंने उसके थन में लगा दी हैं मशीन्स, वो उसको मिल्क कर रही है, उससे मिल्क निकाल रही हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ वेटरिनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट होनी चाहिए। पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सक आना चाहिए, पशु चिकित्सक उसको 10-15 दिन में 20 दिन में रेगुलर विजिट होनी चाहिए और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। इस तरह से हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो प्राइम एम हमारा क्या है? प्राइम एम है हमारा कि ईल्ड बढ़ जाए। ईल्ड कब बढ़ेगी? ईल्ड तब बढ़ेगी, पैदावार तब बढ़ेगी जब आप सुपीरियर ब्रीड को चूज कर लेंगे। एक अच्छी ब्रीड को, अच्छी दूध देने वाली नस्ल की आप गाय ले आए, तो खाली गाय लाने से नहीं है, फिर आपने क्या करना, उसका रहने का बढ़िया से घर की व्यवस्था करनी है, हाउसिंग वेल्स करनी है, वेंटिलेटेड हो, डिजीज फ्री मेंटेनेंस हो, डिजीज ना हो। उसके बाद आपने पानी और चारा, मेन चीज़ है कि उसको चारा किस क्वालिटी का दे रहे हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर इज टू बी मेंटेन। क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता भी मेंटेन रखनी है और मात्रा प्रॉपर उसको हम लोगों ने डाइट देनी है। जो हैंडलर है जो उसको डील कर रहा है वो भी साफ सुथरा हो, उसको कोई डिजीज ना हो, जिस कंडीशन में वो रह रही है उस कंडीशन में भी कोई डिजीज ना हो। इतना हम लोग को करना है। और ज़्यादातर चीज़ों में मेन देखभाल किसमें है? मिल्किंग के समय, मिल्क स्टोरेज के समय और ट्रांसपोर्टेशन में। उसके अलावा वेटरिनरी डॉक्टर की हम लोग को विजिट करानी है। इस तरह से हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रीड आपने चूज कर ली, उसके बाद आपने उसको मेंटेन करना। ब्रीड अच्छी चूज कर ली, साथ में ये भी देखना है जो पशुधन लाइव स्टॉक आप ला रहे हैं उसमें कोई डिजीज ना हो। ओके जी, ये है आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब हम लोग दूसरे पे आ रहे हैं। फार्म मैनेजमेंट में हम लोगों ने डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब हम लोग आ रहे हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल। डोमेस्टिकेटेड ऐसे एनिमल्स जिनको आपने घरेलू परिस्थिति में डाल लिया, डोमेस्टिकेशन कर लिया। डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल बोलते हैं बर्ड को। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, पोल्ट्री फार्म अगर किसी ने खोला हुआ है, तो पंजाब में पोल्ट्री फार्म सरदार जी अगर खोले बैठे हैं तो मुर्गी खोले बैठे हैं, मुर्गी खाना जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं। तो पोल्ट्री फार्म में आपके डोमेस्टिकेटेड फाउल्स बर्ड्स का मैनेजमेंट हो रहा। मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था, मैनेज कर रहे हैं हम लोग उनसे ताकि अपनी पसंद के प्रोडक्ट ले सकें। तो पोल्ट्री फार्म में डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स में आ रहे हैं यूज फॉर फूड और एग। फूड मतलब मीट, उसको या तो मीट ले रहे हैं हम लोग उससे या उसके एग्स का हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ फूड कंजम्पशन के लिए। तो बेसिकली इनमें आ कौन रहे? 4 चीजें हैं जो आपको याद में रखना है। चिकन, डक, टर्कीज, गीज, ये 4 बातें, 4 बर्ड्स हैं जिनको आपने याद में रखना है। दीज इंक्लूड चिकन, इससे ही बन जाता है एमसीक्यू यहाँ से बन जाता है। देखिए मैं अब आपको पिछले 2 लेक्चर से आपको साथ में जहाँ से एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो ये पूछ लेता है कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में कौन सी बर्ड्स आ रही हैं। आपको याद रखना है चिकन, अरे अपने मुर्गे, डक्स बतख, टर्की आप देखिएगा, गीज, टर्की और गीज को आप नेट पे सर्च मारिए, उनकी फोटो देख लीजिए, काम आएगी। ना आए कोई ज़रूरत नहीं, आप नाम याद रख लीजिए। टर्की बहुत बड़ी बर्ड होती है। तो चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज, ये 4 आपको नाम याद में रखने हैं जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में पोल्ट्री में गिने जाते हैं। जिन बर्ड्स को हम लोग, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स का हम लोग पोल्ट्री फार्म में मैनेजमेंट कर रहे हैं, पाल रहे हैं। द वर्ड पोल्ट्री ऑफन रेफर्स टू द मीट ऑफ दिस डक। वैसे जनरल बात जब बोलते हैं तो हम केवल इन्हीं बर्ड्स के मीट की बात कर रहे हैं। कौन सी बर्ड? चिकन, डक्स, टर्कीज, गीज, ठीक है, इन 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन नाउअडेज बट इन जर्नल टर्म इट मे रेफर टू द अदर। लेकिन थोड़ी सी अगर जर्नल सामान्य बात करें, हम लोग सामान्य तौर पे बात करें तो इन 4 के अलावा और भी बर्ड्स इसमें इंक्लूड कर। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं वो आपको इन्हीं 4 का ऑप्शन देंगे, चिकन, डक्स, टर्कीज, गीज। ये 4 हमारी पोल्ट्री में गिनी जा रही है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में द वर्ड पोल्ट्री often refers to the meat of this duck, but in general some other birds, drug निकलना मुंह से, some other birds also included। स्टेप क्या है भाई? स्टेप यही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में वही जो हमारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में थे। सबसे पहले क्या था? सिलेक्शन ऑफ ब्रीड।
ब्रीड को सिलेक्ट करेंगे, डिजीज फ्री हो, फिर उसकी आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, रहने को बढ़िया सा सुंदर सा उसको घर, अरे भाई जगह देंगे, घर नहीं देंगे, जगह देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एंड डिजीज फ्री ब्रीड को। उसके बाद प्रॉपर केयर एंड सेफ कंडीशन, उसकी रिसाइडिंग की आप व्यवस्था करेंगे, कहाँ रखना है, उसके लिए बढ़िया आप बाड़ा बनाएंगे या यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में आप उसके लिए बाकायदा टिन शेड विन शेड डाल के और कूलर एसी अगर लगा सके तो आपको मेंटेन करना है, मतलब अच्छी खासी उसको रहने की सुविधाएं देनी है। उसके बाद प्रॉपर फूड एंड वाटर, ये चीज़ वहाँ पे भी थी। पाउडर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यहाँ पे भी आप उसको फूड के ग्रेन जो दे रहे हैं प्रॉपर आप उसकी अच्छी क्वालिटी का आप उसको खाना दें, अच्छी तरह का पानी दें, हाइजीनिक कंडीशन रखें, ये नहीं कि गंद घुला हुआ वहाँ पे कीड़े बजा रहे हैं, तो प्रॉपर देख रेख में यही है, हाइजीनिक कंडीशन आप मेंटेन करें। वहाँ पे था हैंडलर का, यहाँ पे हाइजीन एंड हेल्थ केयर, वही कि आप कंडीशंस जो हो हाइजीनिक हो, कॉन्टामिनेटेड ना हो, और हेल्थ केयर वेटरनरी डॉक्टर की अगर ज़रूरत पड़े तो विजिट कराएं, जैसे वहाँ पे प्रॉपर आप विजिट करा रहे हैं वेटरनरी डॉक्टर की और उसका आप रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो बेसिकली वही स्टेप्स है यहाँ पे भी, ठीक है जी। पोल्ट्री फार्म में मेन आपसे क्या पूछा जाता है कि पोल्ट्री फार्म में कौन सी बर्ड्स आ रही, तो डोमेस्टिकेटेड फाउल्स आ रहे हैं और उसमें आपने नाम याद रखना है कौन सी बर्ड्स है, चिकन, डक्स, टर्की, गीज, ये 4 बर्ड आपको याद में रखनी है डोमेस्टिकेटेड फाउल में। ओके जी, स्टेप वही है, स्टेप जो आपने उधर रखे वही स्टेप इधर है। अब वहाँ हो सकता है हमने 5-6 लिखे हो या 4 ये 5 लिखे हैं, हार्डली मैटर्स, उसी की वही प्रॉपर वही है कि सबसे पहले आप ब्रीड को सिलेक्ट करें, किसको हमें पालना है। यहाँ पे भी आप सबसे पहले नस्ल को, फिर नस्ल डिजीज फ्री हो, फिर आप ले आए, रहने को उसकी बढ़िया जगह बना दी, वेंटिलेटेड हो, हाइजीनिक कंडीशन हो। उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर देखभाल करनी, जैसे घर का सदस्य आप घर में लाते हैं कोई, तो खाना पानी बढ़िया से दीजिए उसको। उसके बाद उसकी अगर कोई उससे हैंडलर है जो उसको यूज़ कर रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, हैंडलर भी बीमार ना हो कि मरगिल्ला ना हो, पता लगे उसके बीमार है, तो हैंडलर भी आपने अच्छा रखना है, हाइजीनिक कंडीशन रखनी है, प्रॉपर मेंटेन रखना है सब चीज़ों को। और उसके बाद आपने वेटनरी डॉक्टर की विजिट समय समय पे करानी रहती है और उसकी विजिट को रिकॉर्ड में रखना है। ये हो गया हमारा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब आखिरी में आके अपनी बुक में उसने 2 डिजीज दे रखी, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस जिम्मेदार है, लिख लीजिएगा H5N1। H5N1 वायरस जिम्मेदार है और 2003 में बर्ड फ्लू ने बड़ा गंद मचाया था। गंद मचाया था मतलब एकदम बिल्कुल हालात ऐसे हो गए थे कि हजारों लाखों बर्ड्स को हम लोग को किलिंग करनी पड़ी थी, बर्ड फ्लू फैल रहा था। तो बर्ड फ्लू फैलने में आपको सिम्टम ये आता है कि सलाइवा, अगर बर्ड बीमार है तो ढीली मट्ठी सी बनी रहेगी, गिरी गिरी सी रहेगी और उसके मुंह से सलाइवा गिरेगा। तो बर्ड फ्लू कॉन्टामिनेटेड डिजीज है। अगर हैंडलर है तो बाकायदा, जैसे आजकल हम लोग मुंह ढक्कन लगा के घूम रहे हैं मुंह नाक में, उसमें भी यही है कि अच्छे से मुंह नाक में ढक्कन लगा के ग्लव्स पहन के उनकी देखभाल करिए और जो बीमार हो गए हैं उसके लक्षण पहचान के उनको बाकी के हर्ड से, उसके बाकी के भाड़े से अलग कर दीजिए। हैंडलर को हो सकता है, हैंडलर को भी हो सकता है बर्ड फ्लू, तो हम लोग को बहुत ध्यान देना है बर्ड फ्लू के केस में। ये हो गया आपका फार्म मैनेजमेंट, आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे चल रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग पे। अगला टॉपिक हमारा एनिमल ब्रीडिंग। देखिए हम लोग का जो चल रहा है ये चैप्टर, हम लोग का चैप्टर चल रहा है स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन को, स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चल रहा। तो फूड आप जानते हैं, जो हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड किससे ले रहे हैं, या तो एनिमल से ले रहे हैं और या प्लांट से ले रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने एनिमल सेक्शन को डिस्कस किया कि एनिमल से फूड जो हम ले रहे हैं उसका हम कैसे लेवल बढ़ा सकते हैं, यील्ड बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रोडक्टिविटी और कैसे क्वालिटी। तो इसमें पहले हम लोगों ने एनिमल में फार्म एनिमल्स मैनेजमेंट देख लिया कि फार्म एनिमल्स को हम लोग मैनेज कर लें। जरूरत क्यों महसूस हुई, जरूरत इसलिए महसूस हुई जब हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जो लाइव स्टॉक है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका 70% हम लोग के इंडिया और चाइना में है और प्रोडक्टिविटी केवल 25%। इट मीन्स देयर इज सम मिसमैच है, कुछ उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ब्रीड अच्छी नस्लों को पालें। ये नहीं कि भैया गाय दूध नहीं देती, आप उसको उसकी ब्रीडिंग कराए जा रहे हैं, उसके बछड़े बनाए जा रहे हैं। तो जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी में, पैदावार में, बच्चे पैदा करने में नहीं, प्रोडक्टिविटी में जो योगदान दे रहा आप उसको बढ़ावा दीजिए, सीधी सी बात ये। तो एनिमल ब्रीडिंग में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा है,
एनिमल को डील करने में हम लोगों ने फार्म मैनेजमेंट देखा। फार्म में हमारे पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखा। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी में हम लोग की वो एनिमल्स आ रहे हैं जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, और पोल्ट्री में हमारे डोमेस्टिकेटेड फाउल्स आ रहे हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं, ये तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग की बात करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्लांट सेक्शन पे आएंगे। आज हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग की जरूरत क्यों है? अरे भाई, अब ब्रीड अच्छी हो, नस्ल अच्छी हो, तो नस्ल अच्छी, एक तो नेचर बाय सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले कर रहा है कि अपने इन्वायरमेंट में केवल उन्हीं को बढ़ावा दे रहा है जो उससे अडेप्टेड है, वेल फिटेड है। फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेड। अब वही चीज हमने करनी, जो नेचर सिलेक्ट कर रहा है, हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करेंगे। हमें दिखा ये बल्लाल देव वाला सांड, इसके जैसे बच्चे हों, तो बल्लाल देव वाले सांड को लिया आपने और उस काऊ को लिया जिसकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी अच्छी, उनको क्रॉस कराया ताकि अगली जनरेशन जो बने भरभरा के दूध दे एकदम बिल्कुल, और मजे आ जाए, दूध की नदियां बहें। ये है तरीका। अब हम लोग आ रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग पे। आइए एनिमल ब्रीडिंग को देखें। एनिमल ब्रीडिंग क्या है भाई? ब्रीड क्या है सबसे पहले तो ये समझिए, फिर ब्रीडिंग समझिए। ब्रीडिंग का मैंने आपको मतलब बताया कि सिलेक्टिव मेटिंग कराएं। अगर हम नस्ल का इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर हम सिलेक्टिव मेटिंग करा रहे हैं, दैट इज ब्रीडिंग। तो सबसे पहले तो ब्रीड समझिए क्या है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब अवतरण, अवतरण मतलब वंशज, एक के बाद दूसरा आना। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, भाई उनके पूर्वज एक हो, ये कहने का मतलब है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, तो रिलेटेड बाय डिसेंट कि उनके पूर्वज दादा एक है, पिता एक है, तो पता लग रहा है एक ही ब्रीड के हैं। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, और ज्यादातर कैरेक्टर जो है, उनके लक्षण जो है वो एक ही जैसे हैं। मोस्ट कैरेक्टर उनके मिलते जुलते हैं, लाइक जनरल अपीयरेंस दिखने में एक जैसे हैं, फीचर्स उनके जो लक्षण एक जैसे हैं, कॉन्फ़िगरेशन बनावट अनुपात शरीर का एक ही जैसा है, साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, आर सेड टू बिलोंग टू द सेम ब्रीड। वो हम इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनकी जनरल अपीयरेंस ऑलमोस्ट एक जैसी है, साइज एक जैसा है, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, उनके कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, उनको हम लोग सेम ब्रीड का बोलते हैं। तो स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में अलग अलग ब्रीड हो सकती है। जैसे आप डॉग एक स्पीशीज है, लेकिन उसकी अगर ब्रीड देखेंगे आप, ग्रेट डैन अलग है, डर्मेशियन अलग है, जर्मन शेफर्ड अलग है, पामेरियन अलग है, पिटबुल अलग है। इस तरह से आपको अलग अलग ब्रीड्स आपको देखने की एक ही स्पीशीज में मिल रही है। तो ब्रीड फिर से समझिए, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, जिनके की पूर्वज एक है, एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, और ज्यादातर उनके लक्षण एक जैसे हैं, लाइक जनरल अपीयरेंस की उनकी बाहरी आकार, प्रकार, देखभाल, त्वचा, रंग, रूप, लक्षण, सब चीजें, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट एक जैसा है, आर सेड टू बिलोंग टू अ सेम ब्रीड, वो एक ही ब्रीड के कहलाएंगे। अब ब्रीडिंग, सिलेक्टिव मेटिंग, जो आपको मैंने बताया कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि इसका इससे करवा दें क्रॉस। आपने चुना कि अल्सेशियन डॉग को आप डर्मेशियन डॉग से क्रॉस करा दें, करा दीजिए, कोशिश करिए डॉग की उसके बीच से क्रॉस कराने का। तो ब्रीडिंग दो तरह की है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एनसीईआरटी अपने को, पहले वाली एनसीईआरटी में नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन था। आज की तारीख में जो नया वर्जन आया उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, कैसे भी आपको क्लियर होता। इन ब्रीडिंग में बोल रहा है क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, दो एनिमल्स के बीच में क्रॉस आप करवा रहे हैं लेकिन वो सेम ब्रीड के हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं इन ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग में क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। यहाँ पे थोड़ा सा इसका आगे चलेंगे हम, तो देखेंगे जब हम इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को फर्दर अबाउट डिस्कस करेंगे तब आपको दिखेगा कि इसमें चेंज हो गया बाद में। वहाँ पे अब आउट ब्रीडिंग को फर्दर हम देखेंगे दो तरह का, आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीड। आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीड, तो आउट क्रॉस को जब उसने आगे एक्सप्लेन किया है, उसने बोला है, अब एनसीईआरटी पहले तो बोल रही है कि क्रॉस बिटवीन टू ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स, लेकिन जब आउट ब्रीडिंग को फर्दर दो कैटेगरी बनाई गई है, आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीड। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड। आउट क्रॉस में बोल रहा है कि जब क्रॉस सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स में कराया जाता है, ब्रीड का वहाँ बोल रहा है सेम, यहाँ पे लिख रहा है अलग, तो थोड़ा सा ये है। लेकिन जो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कर लीजिए। ये एक लाइन है, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है जो आपकी एनसीईआरटी कह रही, क्योंकि इससे पहले वाली एनसीईआरटी आप ओल्ड एडिशन देखें तो उसमें एक दिक्कत नहीं थी, ये वाली दिक्कत इस वाली एडिशन में हो गई है।
आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग को समझाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आउटब्रीडिंग फर्दर दो तरह की है, आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीड। आउट क्रॉस में बोल रहा है कि सेम ब्रीड तो है लेकिन पिछले 4 से 6 जनरेशन में ये एक दूसरे के निकट के संबंधी नहीं, वो कहलाएगा आपका आउट क्रॉस। और क्रॉस ब्रीडिंग जब दो अलग अलग ब्रीड को हम क्रॉस कराएं वो है क्रॉस ब्रीडिंग। इसी तरह से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस कराया जाता है, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। आगे उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन ब्रीडिंग को डिस्कस करते हैं, आउट ब्रीडिंग को डिस्कस करते हैं, और आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस और क्रॉस ब्रीडिंग को डिस्कस करते हैं। अब आइए देखिए एनिमल ब्रीडिंग देखते हैं। पहले ही आप समझ चुके हैं ब्रीडिंग क्या है। सिलेक्टिव मेटिंग जब हम करा रहे हैं वो है ब्रीडिंग। कितनी तरह की है? इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, दो तरह की। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दो तरह की है। ये एनिमल ब्रीडिंग दो तरह की है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में एज सच आपकी बुक क्या कह रही है? इन ब्रीडिंग है, आपकी बुक कह रही है इन ब्रीडिंग तब मानी जाती है जब सेम ब्रीड के दो एनिमल्स में हम क्रॉस करा रहे हैं, सेम ब्रीड के दो एनिमल्स में हम क्रॉस करा रहे हैं और ये जो दो एनिमल्स हैं कम से कम पिछली 4-6 जनरेशन के एक दूसरे के क्लोज के रिलेटिव है, तब हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग, अब जो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, पहले जो लाइन दी है आउट ब्रीडिंग में, उसने एक लाइन में लिखा है कि आउट ब्रीडिंग व्हेन द टू एनिमल्स आर मेटेड विच आर बिलोंग टू द डिफरेंट ब्रीड्स दैट आर आउट ब्रीडिंग। फिर आगे उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हम आगे वाली बात को पकड़ के चलते हैं। आउट ब्रीडिंग फर्दर दो तरह की फिर उसने सब कैटेगराइज करी है, आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग, उसी को हम डिस्कस करेंगे आगे वाली जो बात है। आउट ब्रीडिंग फर्दर दो तरह की, आउट क्रॉस, एक है आउट क्रॉस और एक है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में ब्रीड अलग अलग होगी, आउट क्रॉस में ब्रीड एक ही होगी। आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग इसको उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे जो आगे डिटेल में उसने बात बोली है, उसी को डिस्कस करेंगे। आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है जी, क्लियर। चलिए आइए अब इधर आ जाइए पहले इन ब्रीडिंग पे। इन ब्रीडिंग इट रेफर्स टू द मेटिंग, मेटिंग करवा रहे हैं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में। जब मेटिंग हो रही है क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में, मैं 1 मिनट के लिए देखिए पीछे हटाऊं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब मैं इसको वापस फ्रेम में आता हूं। इट रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, आपस के एक दूसरे के निकट के संबंधी विद इन द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के इंडिविजुअल है लेकिन पिछली 4 से जनरेशन में वो एक दूसरे के निकट के संबंधी, भाई बहन वगैरह, मामे ताऊ के लड़के वगैरह कुछ है, समझो आप कैसे, विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो ये एक मैंने एक फ्लो चार्ट बताया, इससे समझिए भाई यहाँ पे सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स हैं कुछ, ठीक है। इसमें से आपने इसको चुना एज अ सुपीरियर मेल, इसको चुना एज अ सुपीरियर फीमेल, क्रॉस करा दिया तो आपने रिश्ता पक्का कर दिया उनकी पत्री देख के। अब उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, ये हुए बच्चे, इन बच्चों में आपने इसका क्रॉस करा दिया, सुपीरियर समझा इनका कि इसके लक्षण अच्छे हैं, ये दूध बढ़िया दे रही है, और ये बिल्कुल ऐसा है कि टक्कर मार के दीवार गिरा दे, आपने क्रॉस करा दिया। इनके बच्चे हुए, अब इनके बच्चों में फिर आपने इन दो को चुन के क्रॉस करा दिया जिनमें आपको सुपीरियर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मिल्क की पैदावार भी अच्छी है, मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी है, यील्ड भी अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है, और ये जो अपना बुल है रोबस्ट है एकदम, बिल्कुल फर कोट भी उसका एकदम चकाचक, डिजीज रेजिस्टेंस भी सब चीज़ें, आपने फिर से क्रॉस करा दिया, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर क्रॉस करा दिया। तो एक तरह से ये भाई बहन के बीच में क्रॉस चल रहा है। अगर आप देखें तो भाई बहन के बीच में क्रॉस चल रहा है। फायदा क्या है भाई बहन के बीच में क्रॉस कराने से कि भाई जो आपने ब्रीड की जो बेटर क्वालिटीज हैं, जो डिजायर्ड उसके कैरेक्टर हैं, वो आप होमोजाइगोसिटी की तरफ धीरे धीरे चल रहे हैं, प्योर लाइन की तरफ धीरे धीरे चलना है। जब हम लोगों ने मेंडलिज्म को पढ़ा था तो मेंडल ने हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत प्योर लाइन प्लांट से करी थी। प्योर लाइन प्लांट क्या होता है? प्योर लाइन प्लांट ये होता है कि जब आप उसकी सेल्फिंग कराते चले जाएं, 4 से 6 जनरेशन कम से कम आप सेल्फिंग कराएं, मतलब कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक जिस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप सेल्फिंग करा रहे हैं, उस कैरेक्टर का कांस्टेंट इनहेरिटेंस एंड कांस्टेंट एक्सप्रेशन आए, देन इट्स सेड टू बी डेवलप इन अ प्योर लाइन प्लांट। अगर आप टॉल प्लांट को पकड़ के सेल्फिंग कराते चले जा रहे हैं तो उसमें डेविएशन नहीं दिखना चाहिए, बीच में कोई भी ड्रॉप प्लांट नहीं आना चाहिए, देन इट्स सेड टू बी प्योर लाइन प्लांट फॉर द
टॉल कैरेक्टर। या आपने सीड के कलर राउंड, सीड के शेप राउंड के लिए या सीड के कलर येलो के लिए क्रॉस कराना चालू किया, क्रॉस कराते चले जा रहे हैं तो बीच में कोई दूसरा सीड का शेप रिंकल्ड या सीड का कलर ग्रीन या येलो, मतलब डेविएशन ना हो। जब जिस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस कराते हैं उसकी कांस्टेंट इनहेरिटेंस और कांस्टेंट एक्सप्रेशन बना रहे फॉर द लास्ट 4 to 6 जनरेशन एटलीस्ट, देन इट्स सेड टू बी डेवलप इन अ प्योर लाइन प्लांट या प्योर लाइन ब्रीड। तो प्योर लाइन ब्रीड, यहाँ वहाँ प्लांट की बात, यहाँ पे प्योर लाइन ब्रीड। एनिमल की बात, एनिमल में भी जो कैरेक्टर आप ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं अगर उसका कांस्टेंट इनहेरिटेंस और कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो, प्योर लाइन एनिमल बन गया। तो अगर आप इन ब्रीडिंग कराते चले जा रहे हैं, आप ऐसे भाई बहनों में क्रॉस कराते चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग होमोजाइगोसिटी की तरफ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? हम जानते हैं कि कोई भी जीन है वो 2 एलील है उसके और दोनों एलील एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन के जो दोनों एलील है सेम फॉर्म होगा वो होमोजाइगस होता है। ये बात हम लोग कर चुके, पढ़ चुके। तो होमोजाइगोसिटी की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये है इन ब्रीडिंग से फायदा, नफा और नुकसान। उसका समझिए आप, एक तो आपने सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को चुना, क्रॉस कराया, होमोजाइगस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो क्रॉस कराया उसमें फिर से अगली जनरेशन में फिर से चुना, फिर से क्रॉस, फिर से चुना, फिर से क्रॉस। सिलेक्टिव है, हर स्टेप पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं। ये चीज बुक में दे रखी है। इन ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग में आपको देयर इज द ऑप्शन फॉर सिलेक्शन। एवरी स्टेप पे आपको ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। आप सिलेक्ट कर रहे हो, नेचर नहीं सिलेक्ट कर रही, आप सिलेक्ट कर रहे हो कि इन दोनों को मौका दें, इन दोनों को क्रॉस कराएं और अगली जनरेशन हम बनवाएं। ठीक, तो इस तरह से जब करते चले जा रहे हैं अल्टीमेटली क्या हो रहा है? होमोजाइगोसिटी की तरफ चल रहे हैं। इन ब्रीडिंग से फायदा क्या हो रहा है? इन ब्रीडिंग से देखिए 2-3 फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि सुपीरियर जो कैरेक्टर है वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आप सुपीरियर कैरेक्टर को हर बात चुन रहे हो। तो सुपीरियर कैरेक्टर के लिए जो जीन्स हैं वो होमोजाइगस की तरफ बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप एलिमिनेट करते जा रहे हो रिसेसिव एलील्स को या हार्मफुल एलील को, क्योंकि आप हर बार उसको हटा देते हो कि भाई ये तो बेकार है, इसको ना चुनो। तो रिसेसिव एलील बाहर हो रहा है। अगर आप ऑर्गेनिज्म को नहीं चुन रहे, 4 कुत्ते हैं, 3 कुत्ते मरने पड़े हुए हैं, आप उनको नहीं चुन रहे, कुत्ता जो जबर है हाउ करके आप पे चढ़े बैठ रहा, आप चाहते हो कि हमारा कुत्ता ऐसा हो, आपने उसको चुना, तो धीरे धीरे वो सुपीरियर एलील जो है उसकी अकरेंस बढ़ रही है। ठीक, जो हार्मफुल है उसको आप निकालते चले जाते हो। तो पहला एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, इससे एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल जीन, वो एलिमिनेट हो रहा। और तीसरा कि प्रोडक्टिविटी, भाई आपने ये जो ब्रीड एनिमल की है, प्रोडक्टिविटी मिल्क की बढ़ रही है, आप हर बार उसी काऊ को चूज कर रहे हो, अभी हर जनरेशन में जो बेटर मिल्क दे रही है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन इन एडवांटेज के अलावा डिसएडवांटेज भी है कि लगातार अगर बहुत ज्यादा आप इसकी तरफ चलते हो इनब्रीडिंग की, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? रिडक्शन इन द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कि अल्टीमेटली हम देखेंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा क्लोज इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब क्लोज इनब्रीडिंग कर रहे हैं, क्लोज रिलेटिव में, बिल्कुल भाई बहनों में हम क्रॉस कराते चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कई जनरेशन के बाद फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती, जिसको कि हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। Inbreeding depression is the reduce in the fertility and productivity due to the continued inbreeding। तब उसमें क्या करना होगा? उसमें हम आउट क्रॉस कराते हैं और इस जो दिक्कत आ गई उससे हम पार पाते हैं। अब आप ये भी तो समझो ना कि भाई बहन, कभी आपने सुना कि भाई बहन ने शादी कर ली, जबकि भाई बहन एक ही परिवेश में पैदा हुए, आपस में एक दूसरे की रमज जानते हैं, एक दूसरे की मतलब भावात्मक रूप से अटैच है, लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं सुनते कि भाई बहन ने शादी कर ली। उसका कारण यही है, हम लोग तो बल्कि ये भी देखते हैं कि एक गोत्र ना हो, एक मतलब सेम गोत्र के हों और ये तब शादी करनी है। मतलब बहुत निकट के रिश्ते में हम लोग शादी नहीं करते। उसका कारण ही यही है कि उससे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। वैज्ञानिक उसके पीछे कारण है। तो ये हमारा हो गया इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में आपने किया क्या है? सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराया है, जो कम से कम पिछली 4 से 6 जनरेशन में हम देखें कि उनके पूर्वज या वो एक दूसरे के बहुत के निकट के संबंधी हैं। तो ये देखिए, ये इनके पड़पोते हो गए ना, या पड़पोता या पड़दादा, वो दादा दादी एक ही थे। तो दादा दादी या दादा दादी के दादा दादी, भाई इन दोनों की शादी आपने, ये जो एक ही
ब्रीड के इंडिविजुअल्स हैं, आपने उनमें से 2 को चुन लिया, बाकी को नहीं चुना। इन 2 को चुन के आपने वंश बनाया और उनके जो बच्चे हुए उनमें फिर से ब्रीडिंग, उनके बच्चे फिर से ब्रीडिंग, उनके बच्चे फिर से ब्रीडिंग। जब ये लगातार 6-8 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन दिया बुक में, 4 से 6 जनरेशन याद रखिए, उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। अगर वो पिछली 4 से 6 जनरेशन में वो एक दूसरे के निकट के संबंधी चलते चले आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इनब्रीडिंग। उससे फायदा ये है कि आपने जो उसके यूजफुल एलील है, यूजफुल कैरेक्टर है, यूजफुल एलील है, एडवांटेजियस एलील है, उनको तो आपने एक्यूमुलेट किया, हार्मफुल एलील को एलिमिनेट कर दिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। लेकिन लगातार अगर इनब्रीडिंग करते रहेंगे, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, तो अल्टीमेटली इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। रिड्यूस इन फर्टिलिटी एंड रिड्यूस इन प्रोडक्टिविटी इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एंड टू ओवरकम दिस वी हैव टू परफॉर्म आउटक्रॉस। अब हम आते हैं आउटक्रॉस पे। ठीक, अब इधर आ जाइए आउटक्रॉस पे। तो पहले तो इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग फर्दर 2 उसकी कैटेगरी, आउटक्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग। आउटक्रॉस में अब यहां देखिए, पहले उसने लिखा था इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड होगी, आउटब्रीडिंग में अलग ब्रीड होगी। अब यहाँ पे जब उसको सब कैटेगराइज कर रहा है तो आउटक्रॉस में लिख रहा है कि सेम ब्रीड, आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि सेम ब्रीड हो, लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन में वो एक दूसरे के क्लोज के संबंधी ना हो। तो आउटक्रॉस, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ब्रीड सेम है, पामेरियन है, दोनों कुत्ते, कुत्ता कुत्ती, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, लेकिन उनके पूर्वज एक नहीं है। फॉर एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन की पिछली 4 से 6 जनरेशन में उनका वंश अलग अलग चल रहा है। उससे पहले भले एक हो, लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन अगर हम देखेंगे तो उनका पूर्वज एक नहीं है। बेस्ट फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, उन एनिमल्स में हम इसको करवाने की सोचेंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है। इन मिल्क प्रोडक्शन, जिनकी प्रोडक्टिविटी मिल्क प्रोडक्शन में कम है, ग्रोथ रेट कम है। अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन, अ सिंगल आउटक्रॉस, ये बात आपकी फ्रेम में कट गई है, आपकी बुक में लिखी है सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो हुआ है उससे बाहर निकलने का तरीका आप एक बार आउटक्रॉस करा दीजिए। आउटक्रॉस में क्या कराना है, आपने उसी ब्रीड के सुपीरियर एनिमल के साथ क्रॉस करा देना है, उसी ब्रीड के, लेकिन पिछली 4 से 6 जनरेशन में वो निकट के संबंधी ना हो। ये हो जाएगा हमारा आउटक्रॉस। क्रॉस ब्रीडिंग पे आ जाइए। क्रॉस का मतलब ही ब्रीडिंग अलग अलग ब्रीड हो। पामेरियन अल्सेशियन का आपने क्रॉस करा दिया, वो अलग अलग ब्रीड हो गई। अगर अलग अलग ब्रीड का क्रॉस कराया है तो वो क्रॉस ब्रीड हो गया। जर्मन शेफर्ड का आपने डॉबरमैन से करा दिया, अलग अलग ब्रीड हो गई, क्रॉस करा दिया। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल क्रॉस विद द मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, उसको सुपीरियर फीमेल के साथ दूसरी ब्रीड के साथ क्रॉस करा। एडवांटेज क्या है, आप चाहते हैं कि मेरा कुत्ता पामेरियन की तरह खूबसूरत भी हो, वाव करे, और साथ में जर्मन शेफर्ड की तरह चीड़ फाड़ भी दे। एक गुण आपको उसका अच्छा लग रहा है, एक गुण आपको उसका अच्छा लग रहा है। आपने दोनों का क्रॉस करा के कोशिश ये करी कि जो प्रोजीनी बने, जो अब पिल्ला बने, उसमें इन दोनों के लक्षण हो कि पामेरियन की तरह वो दुम भी हिलाए और बिल्कुल वो मतलब पामेरियन के जो, भाई अब कुत्ते को आप जो पालते हो, डॉग को पेट जो आप रखते हो, किस लिए रखा है उस पर आप ब्रीड चुनते हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि घर में वो विजिलेंट रहे और घर में किसी को आने ना दे, तब आप पिटबुल, डॉबरमैन, अल्सेशियन या बुलडॉग ये सब पालेंगे। और अगर आप चाहते हो ड्राइंग रूम टाइप का डॉग पपी हो, बिल्कुल गोद में लेके आप उसको सहलाएं, पुचकारें, तो आप पामेरियन पालेंगे। अब आपको ये 2 ब्रीड अलग अलग, आपको एक कैरेक्टर उसका अच्छा लग रहा है, एक कैरेक्टर उसका अच्छा लग रहा है, आपने इसका सुपीरियर मेल उसका सुपीरियर फीमेल क्रॉस कराया क्योंकि आप चाहते हो पपी जो बने उसमें इन दोनों के लक्षण हो। यही है एडवांटेज है। इट अलाउज द डिजायर्ड ट्रेट ऑफ 2 ब्रीड टू बी कंबाइंड। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि एक गुण हमको इसका प्यारा है, एक गुण उसका प्यारा है, एक गुण कोहली जी का प्यारा है, एक गुण शर्मा जी का प्यारा है, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया कि वो शर्मा कोहली का मिक्सचर हो जाए। इट अलाउज द डिजायर्ड ट्रेट ऑफ 2 ब्रीड टू बी कंबाइंड। ठीक, द प्रोजीनी हाइब्रिड मे देमसेल्फ बी यूज्ड। अब जो प्रोजीनी बनेगी वो इन दोनों से, अपने मेल फादर से और फीमेल मदर से सुपीरियर हो सकती है, उसमें दोनों के गुण लगते हैं। तो ये जो प्रोजीनी बनी, अगर उसमें दोनों के गुण आ गए तो हम उसका कमर्शियल यूज प्रोजीनी का ही कर सकते हैं, या उसमें हम फर्दर इन ब्रीडिंग करा के उसकी और भी कॉपीज कई बना सकते हैं, या हम इस ट्रेड को जो दोनों के मिला दिए हमने उसको हम स्टेबल ट्रेड में बदल सकते हैं।
समझे बात? आपकी बुक कह रही है। अब समझो कैसे भैया, आपने ये मैं रब करता हूं, समझो क्या बोल रहा कि यहां हमारे पास एक काव है। काव की खासियत ये है कि ये मिल्क की इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत है, हाई मिल्क यील्ड है, ठीक है। और मिल्क की क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लल्लन टॉप है। क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों उसमें खासियत है कि बहुत अच्छा मिल्क दे रही है, दूसरा उसका मिल्क भी बहुत हाई क्वालिटी का। अब इसका जो बुल से हमने क्रॉस कराया वो रॉबस्ट है, बहुत तंदुरुस्त है, डिजीज फ्री है। तो यहाँ जो प्रोजीनी बनी उसमें हो सकता है दोनों कैरेक्टर आ जाए, दोनों गुण आ जाए, हो सकता है आ जाए तो आपने इसका कमर्शियल यूज कर लिया, या तो इसी का, या हमने क्या किया, हमने ये रिस्क नहीं लिया कि अब हम इसकी मेटिंग कराएं और इसके जो गैमीट बने वो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना है क्रोमोसोम्स का। ये जो लक्षण आए हैं किसी क्रोमोसोम पे जीन की वजह से आए हैं। अब अगर हम ये मौका दे दें इसको गैमीट बनने का, एपोमिक्टिक सीड याद कर लीजिए, अगर हम इसको मौका दे दे गैमीट बनने का तो हो सकता है ये लक्षण इसके अलग हो जाए। अब हम इसी का इनब्रीडिंग कराते रहे कि इसी की बहन के साथ हम क्रॉस कराएं, इसी की बहन के साथ, इसकी सिस्टर के साथ हम क्रॉस कराएं तो उसके अंदर भी ये गुण होंगे। तो ये गुण धीरे 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 हम किस तरफ चल देंगे, होमोजाइगोसिटी की तरफ, और अल्टीमेटली ये गुण इस ब्रीड में आ जाएगा, ये जो अब बनी है, और फिर उसमें ये चांस नहीं रहेगा कि ये गुण गायब हो जाए। ये है उसने समझाने की कोशिश करी कि जो प्रोजिनी बनी उसका हम कमर्शियल यूज कर सकते हैं, या हम अगर इस ट्रेट को, जो ट्रेट इसमें डेवलप हो गया है उसको हम स्टेबल ट्रेट में बदल लें, बार बार इनब्रीडिंग करा के तब हम उसको यूज करें। तो ये आपके 3 तरीके हैं एनिमल ब्रीडिंग के, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग इज फर्दर ऑफ 2 टाइप, आउटक्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, हिसारडेल शिप। हिसारडेल शिप डेवलप करी गई पंजाब में बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मैरिनो रैम्स। बीकानेरी ईव का मतलब होता है भेड़, फीमेल, और मैरिनो रैम का मतलब भेड़ा, मतलब वो मेल। तो मेल और फीमेल का अलग अलग 2 ब्रीड का क्रॉस करा के हम लोगों ने हिसारडेल ब्रीड, ये खूब आता क्वेश्चन, नीट में बहुत आता क्वेश्चन, एमसीक्यू यहाँ से बनता है। हिसारडेल पंजाब में डेवलप किया गया, ये ब्रीड, नई ब्रीड डेवलप करी गई शिप की, जिसमें बीकानेरी ईव का क्रॉस कराया गया है मैरिनो रैम से। राम बोल दीजिए, रैम बोल दीजिए, राम, मरीनो राम। तो मैरिनो राम और बीकानेरी ईव के क्रॉस से हिसारडेल ब्रीड डेवलप करी गई है पंजाब में, शिप की नई ब्रीड, याद रखिएगा। सो दैट मच इज इनफ फॉर टुडे। यही लेक्चर हम लोग, यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक दबा दो, नहीं पसंद आया तो रहने दो, तो कुछ ना करो, ठीक है। पढ़ते रहो, मौज करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।